अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 7 रिएक्शन किनेटिक्स को आज हमने स्टार्ट किया है और इसका पहला लेक्चर है। अब सबसे पहले बात आती है कि रिएक्शन किनेटिक्स क्या होता है। जैसे बेटा आप कोई भी चीज बनाते हैं, आपने चाय बनानी है। अब चाय कैसे बनानी है इसका एक मैकेनिज्म है। मतलब आप चीनी लेंगे, पत्ती लेंगे, दूध लेंगे, आपने कितने कप चाय बनानी है उस लिहाज से आप उसे अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब पानी को आपने हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे फिर जाके वो चाय बनेगी। ये सब चीजें, ये जो मैकेनिज्म रेसिपी आप पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज ए रिएक्शन किनेटिक्स। इसी चीज को बेटा अपने रिएक्शन किनेटिक्स का नाम देते हैं। तो व्हाट इज रिएक्शन किनेटिक्स? तो हम कहते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगी डील्स विद, जो इस बात से डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन, के वो जो रिएक्शन है उसका रेट कितनी है, कितनी देर में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन किस तरीके से होगा, एंड फैक्टर्स विच इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन से अवामिल हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेटा असर अंदाज हो रहे होते हैं, इज नाउन एज ए रिएक्शन किनेटिक्स। तो इन सब चीजों को मिला के जो आपने नाम देना है इसी को आपने रिएक्शन किनेटिक्स का नाम देते हैं। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई चीज आप बनाना चाहते हैं, कितनी देर में बनेगी, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, कौन से अवामिल उसके लिए चाहिए जो इस रिएक्शन को कामयाब कर सकें। अगर ये सब चीजों को आप स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज ए रिएक्शन किनेटिक्स। तो ये रिएक्शन किनेटिक्स कहलाती है। अब सबसे पहली बात आती है क्यों ये सब जानना चाहते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन किनेटिक्स, तो ये आपके पास आएगा एमसीक्यूज के रिएक्शन किनेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, किसी एक के बारे में एमसीक्यूज दिया जाएगा या बच्चों ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन किनेटिक्स। तो आप बताएंगे कि इसलिए कोई रिएक्शन किनेटिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हमें हेल्प मिलती है टू डिटरमाइन मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिएक्शन किनेटिक्स। नंबर 2, रिएक्शन कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप उस रिएक्शन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना भी जानते हो, और उस रिएक्शन कब जाके वो खत्म होगा इन सब चीजों के बारे में आप जानते होंगे। डिस्कवर कंडीशंस फॉर इकोनॉमिक यूज ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कंट्रोल जो होगा इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपने मुख्तलिफ कंडीशंस डिस्कवर करनी है ताकि वो इकोनॉमिकली यूज आप कैसे कर सकें, उससे कैसे आपको माशी तौर पर उसका ज्यादा फायदा होगा, और फैक्ट्री वाले उसको कितनी ज्यादा इस्तेमाल करके उससे क्या क्या फायदे हासिल कर सकते हैं। तो दैट इज नाउन एज ए डिस्कवर कंडीशन फॉर इकोनॉमिक यूज ऑफ रिएक्शन, कि वो रिएक्शन इकोनॉमिकली कैसे यूज होगा। डिजाइन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, आप रिएक्शन मैकेनिज्म को यूज करके आप उसके लिए एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस डिजाइन कर सकते हैं। इस तरीके से बेटा इंक्रीजिंग यील्ड, आप रिएक्शन की यील्ड पैदावार बढ़ा सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन जो है वो भी आप देख सकते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ रिएक्शन किनेटिक्स। ये सारी चीजें आपकी नजर में होंगी। मतलब आपने वही चाय वाली एग्जांपल दोबारा लेते हैं कि वो जो चाय आप बनाना चाहते हैं कितनी जल्दी बनाएंगे, कितनी बेहतरीन होगी, कितने कम वक्त में बनेगी, कितनी जायकेदार होगी, ये सारी चीजें आप डिजाइन कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, उसकी यील्ड बढ़ा सकते हैं अगर आपको रिएक्शन किनेटिक्स के थोड़ा सा इल्म होगा। अब बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितनी किस्म के हमारे रिएक्शंस होते हैं जिनकी आपने किनेटिक्स मालूम करनी है। तो रेट ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन जो होता है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे एक जैसी रेट के साथ वकूफ पजीर नहीं हो रहे होते, बल्कि कुछ का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है और कुछ का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, बहुत कम है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिहाज से इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो बड़ी तेजी के साथ वकूफ पजीर होते हैं, फौरन फौरन हो जाते हैं, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। तो हम कहते हैं कि सम रिएक्शन टेक ऑलमोस्ट नो टाइम टू कंप्लीट। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए कोई वक्त नहीं चाहिए, एक सेकंड भी नहीं चाहिए। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को बेटा आपने फास्ट रिएक्शंस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कंबस्टन होता है, आपने लकड़ी को जलाया, फौरन ही लकड़ी जल गई। आपने मीथेन गैस को जलाया, पेट्रोल को जलाया, कोयले को जलाया, तो वो फौरन रिएक्शन शुरू हो जाता है, नो टाइम, यानी फौरन फौरन कंप्लीट हो गया है। तो दैट इज नोन एज ए फास्ट रिएक्शन। ऐसे अगर आपने रिएक्शन कराना है बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के दरमियान में रिएक्शन कराते हैं तो इस चीज को आपने आयनिक रिएक्शन कहते हैं। दैट इज ए वेरी फास्ट रिएक्शन।
कि जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 को लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट को, इसके अंदर आपने सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालेंगे तो ये फौरन फौरन रिएक्शन होके सिल्वर क्लोराइड बनेगा प्लस सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो ये रिएक्शन बेटा फौरन कंप्लीट होगा। इसको हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन। अब फास्ट रिएक्शन की कौन कौन सी एग्जांपल आती हैं? आयनिक रिएक्शंस आते हैं जिसमें आयन चेंज होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं जो एसिड बेस के दरमियान में रिएक्शन होते हैं, ये भी फास्ट रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ सल्फर, अगर सल्फर को जलाओगे ये भी बड़ी तेज रिएक्शन है। कंबस्शन ऑफ नेचुरल गैस, कुदरती गैस को जला के देखो ठापा 1 मिनट में सब कुछ जल जाता है। ये रिएक्शन जो होते हैं टेक 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻16 सेकेंड एंड फॉर देयर कंप्लीशन, इनको कंप्लीट होने के लिए सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। फास्ट रिएक्शंस आर नॉट स्टडी। अब बड़ी अहम बात है, क्या फास्ट रिएक्शंस का मैकेनिज्म बता सकते हैं? नो, फास्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म आप नहीं बता सकते क्योंकि ये फौरन कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये बात आपने याद रखना है कि फास्ट रिएक्शंस आर नॉट स्टडीड अंडर किनेटिक्स। ये आपने किनेटिक्स के अंदर स्टडी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेटा इसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि ये जो रिएक्टेंट होते हैं इनको प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होने के लिए बिल्कुल कम अमाउंट में, यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी फौरन ही ये बेटा प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएंगे। तो इनमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है। दे कैन सडनली चेंज इनटू प्रोडक्ट एंड दे हैव ए लार्ज वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए फास्ट रिएक्शंस की आपने किनेटिक्स नहीं कर सकते। इसका मैकेनिज्म, इसके फैक्टर्स, किसी चीज को भी आप स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद ही कुदरती और बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं। इसके मुकाबले में जो दूसरे रिएक्शन हमें दिए जाते हैं दे आर नोन एज ए स्लो रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस बेटा विच टेक्स प्लेस स्लोली, यानी सम रिएक्शंस अकर वेरी स्लोली। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहे होते हैं एंड मे टेक इवन ईयर टू कंप्लीट। बाज ऐसे होते हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए डेज चाहिए, बाज ऐसे होते हैं जिनको मंथ, और बाज ऐसे होंगे जिनको कंप्लीट होने के लिए ईयर यानी सालों चाहिए फिर जाके वो कंप्लीट होते हैं। कैसे? इसकी एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल आ गई भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जैसे जंग लगता है बड़ा स्लोली स्लोली जंग लग रहा होता है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे आपने पानी बनाना है तो ये भी बड़ा स्लो जो है वो रिएक्शन है। ऐसे ब्लैकनिंग ऑफ व्हाइट लेड, ये जो लेड होता है व्हाइट लेड, ब्लैकनिंग का मतलब होता है कि व्हाइट लेड का काला हो जाना। ये जो लेड होता है ये बेटा मोस्टली पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेंट जो होते हैं वो व्हाइट होते हैं, लेकिन आहिस्ता 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 वो कलर जो उनका व्हाइट से जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, यानी व्हाइट से थोड़ा पीला या ब्लैक उनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास व्हाइट कलर के कॉटन के कपड़े होते हैं, शुरू में देखें कितने खूबसूरत व्हाइट चमकदार होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनकी वो चमक जो है वो खत्म होना शुरू हो जाती है जैसे हम यूज करते हैं, धोते हैं। तो इसे हम कहते हैं ब्लैकनिंग ऑफ व्हाइट लेड, कि व्हाइट लेड का ब्लैक हो जाना, ये भी उसकी एक एग्जांपल आती है। क्यों ऐसा होता है? इसकी वजह यह है कि इनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होगी। एक्टिवेशन एनर्जी इज वेरी लार्ज। ये बेटा जो रिएक्टेंट होते हैं इनकी आपने बताना है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये बहुत ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है जो स्लो रिएक्शंस होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या स्लो रिएक्शंस को भी आप किनेटिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं? उनके मैकेनिज्म, उनके रेट ऑफ रिएक्शन, उनके फैक्टर्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो आप कहते हैं नो, आर नॉट स्टडीड अंडर किनेटिक्स। आप इनको भी स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए बेटा हम इनको भी स्टडी नहीं कर सकते। तीसरा जो बेटा हमारे पास एग्जांपल आती है दैट इज ए मॉडरेट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो ना तो बहुत तेज होते हैं ना बहुत स्लो होते हैं, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। तो आप इसको डिफाइन करेंगे कि सम रिएक्शंस टेक प्लेस एट मॉडरेट रेट। कुछ रिएक्शन मॉडरेट रेट के ऊपर हो रहे होते हैं, नेदर टू स्लो नॉट टू फास्ट, ना तो बहुत आहिस्ता होते हैं ना बड़ी तेजी के साथ होते हैं, मतलब दरमियान में हो रहे होते हैं। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शंस। एग्जांपल, कौन सी एग्जांपल? ये एग्जांपल्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, जो एस्टर्स होते हैं इनको पानी के जरिए तोड़ना, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस आपको आते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़े हैं, मतलब मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ खिला दें,
तो इसे क्लोरीनेशन कहते हैं। मीथेन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करा दें तो इसे नाइट्रेशन कहते हैं। ऐसे बेटा ब्रोमिनेशन कहते हैं। ये सारे रिएक्शन जो होते हैं दे आर नोन एज ए मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये आप इनकी किनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। जो भी आपने चैप्टर 11 के अंदर जितने रिएक्शंस पढ़ेंगे वो सारे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं। ऐसे बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर जो होती है ये भी आएंगी। आर स्टडीड अंडर किनेटिक्स। इनकी आपने किनेटिक्स को एक्सप्लेन करेंगे और इस चैप्टर में आपने ऐसे ही रिएक्शंस की स्टडी करनी है जो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं। ये एमसीक्यूज आएगा कि कौन से रिएक्शन जो होते हैं उनकी आप किनेटिक्स को स्टडी कर सकते हैं। तो आप कहेंगे जो मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं सिर्फ उन्हीं की बच्चों हम स्टडी कर सकते हैं। मॉडरेट रिएक्शंस वो होते हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी भी मॉडरेट होती है, ना बहुत कम होती है ना बहुत बेटा ज्यादा होती है, दरमियान में होगी। इनकी मॉडरेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट होगा। इनकी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो भी ज्यादा नहीं होती ना कम होती है, बल्कि मॉडरेट वैल्यू होगी। तो इसको आपने मॉडरेट रिएक्शंस कहते हैं और यही आप इनकी किनेटिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारे पास एक थ्योरी आती है, ये हमें बताती है रिएक्शन होता कैसे है। मतलब अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को कैरिड आउट करना चाहते हैं तो कैसे होगा। तो दैट थ्योरी इज नोन एज ए कुलेयन थ्योरी। कुलेयन थ्योरी हमारी मदद करेगी कि कोई केमिकल रिएक्शन बेटा किस तरीके से होगा। कुलेयन थ्योरी क्या करते हैं? कुलेयन थ्योरी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये बेटा जो कुलेयन थ्योरी होती है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म बताएगी। ये कुलेयन थ्योरी हमें बताएगी हाउ ए रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि कोई भी जो रिएक्शन होता है वो कैसे अक्कर होगा, वो कैसे टेक्स प्लेस होगा। तो बेटा इसकी जो नेचर ऑफ कुलेयन, सबसे पहले जो आपने हेडिंग देनी है उसको आप कहते हैं नेचर ऑफ कुलेयन के एक रिएक्शन कैसे होगा। बेटा आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, देखिए फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में बना रहा हूं, इन सब को हम ए कहते हैं। ये सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ये रिएक्टेंट ए है। अब हमने इसका रिएक्शन कराना चाहते हैं बी के साथ, और ये बच्चों हमारे पास ना रिएक्टेंट बी है। यानी ये सारे के सारे जो रिएक्टेंट हैं इसको आपने बी कहते हैं, ये बी आ जाएंगे। अब इनका रिएक्शन कैसे होगा? अगर दोनों को अलग अलग बर्तन के अंदर आप रख के में बैठे रहे और सारा दिन इंतजार करते रहेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। फॉर ए रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन है? टू अक्कर द रिएक्टिंग पार्टिकल्स, जिन्होंने रिएक्शन करना है वो एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल हैं, मस्ट फॉर्म ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड कोलाइड विद वन अनदर। वो सारे जो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं उनकी शर्त है कि ये ए बी सारे आपस में टकराएं और फिर ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाएं। होमोजीनियस का मतलब है बिल्कुल एक जैसे हो जाएं। मतलब ये ए है और ये बी है, ना ए रहे ना बी रहे, सारे एक जैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। दैट इज नोन एज होमोजीनियस। और जब तक ये आपस में टकराएंगे नहीं तब तक बेटा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जब ये टकराते हैं और इसके बाद ये होमोजेनाइज हो जाएंगे तो दैट इज नोन एज ए कुलेयन। तो इसके बाद इन्होंने टकराना है और इसी अमल को आपने कुलेयन कहते हैं। अब ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो इस चीज को आप कहते हैं कुलेयन। अब ये सवाल पैदा होता है ये कुलेयन क्या होगा? तो टकराने के अमल को आप कुलेयन कहते हैं। तो ये बेटा जो कुलेयन होंगे इट हैज टू टाइप्स। इस कुलेयन को आपने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इफेक्टिव कुलेयन। पहला जो कुलेयन है इसको आपने इफेक्टिव कुलेयन कहते हैं। इफेक्टिव कुलेयन का मतलब है मौसर कुलेयन। व्हाट इज इफेक्टिव कुलेयन? तो आप कहेंगे द कुलेयन इन विच मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट। ऐसा कुलेयन बेटा जिसके बाद मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और प्रोडक्ट बना देंगे, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कुलेयन। इफेक्टिव कुलेयन के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? इफेक्टिव कुलेयन के लिए दो कंडीशन जरूरी है। नंबर वन के प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, कि वो जो मॉलिक्यूल है वो बड़ी तरतीब के साथ पड़े हुए हों। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, यानी परफेक्ट टाइम होना चाहिए फॉर बॉन्डिंग, कि बॉन्ड कैसे बनना है उसका भी उनके पास एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए। नंबर तो उनकी प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए। जिन मॉलिक्यूल्स ने आपस में टकराना है उनकी एक खास उनके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, इसे हम कहते हैं प्रॉपर एनर्जी। एनर्जी क्या होगी? वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी बेटा ज्यादा होना चाहिए और एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो कम होनी चाहिए।
मतलब ये मॉलिक्यूल आपस में इतनी जोर से टकराएं और अगर इन्हें किसी एक पहाड़ के ऊपर से गुजरना होगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में हमने छठे चैप्टर में तफसील से पढ़ लिया है कि ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, जब ये बेटा आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद ये तेजी से इसके ऊपर से क्रॉस करके प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएंगे। तो आप ऐसे कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। मतलब जो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। अब दूसरा जो कोलिजन हमारे पास आएगा उसे हम कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, इंटरैक्ट करेंगे बट ए रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। लेकिन एक रिएक्शंस नहीं होगा, बस टकराएंगे और फिर दोबारा वही रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएंगे। मतलब ये यहाँ पे आके टकराते हैं और फिर दोबारा ये अपने रिएक्टेंट के अंदर तब्दील हो जाएंगे। तो दैट इज नोन एज ए इनइफेक्टिव कोलिजन। अब बेटा अगर आपने इनइफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा कि इंटरैक्ट है बट डू नॉट स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड इनइफेक्टिव कोलिजन। अब इनइफेक्टिव कोलिजन में क्या होगा, क्यों वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो उसकी दो रीजन है। नंबर वन, उनके अंदर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं थी। वो जो मॉलिक्यूल है उनके अंदर दे डू नॉट हैव ए प्रॉपर ओरिएंटेशन, वो खास तरतीब के साथ नहीं लगे हुए थे। या बेटा दूसरी रीजन ये है कि दे हैव नो प्रॉपर एनर्जी, उनकी जो एनर्जी है वो भी ठीक नहीं है। मतलब उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी और जो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी है जो जरूरत पड़ती है इस पहाड़ को क्रॉस करके प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए, तो वो उसकी कम होगी। एक बात याद रखना, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद उन्होंने एक पहाड़ को पास करना होता है। इसको आप कहते हैं, इस पहाड़ को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और यहाँ से जो मॉलिक्यूल गुजरेंगे वही प्रोडक्ट में तब्दील होंगे। तो यहाँ को से गुजरने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ से वो पास होकर प्रोडक्ट में आसानी के साथ तब्दील हो जाएंगे। अगर उनकी एनर्जी कम है तो वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील नहीं हो सकते। अब व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो आप कहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन। वो कम से कम मिकदार वाली एनर्जी जो एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए जरूरी होती है बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। जो रिएक्टिंग स्पीशीज के लिए किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होगी दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अगर बेटा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो हम जानते हैं कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ रिएक्शन के। अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो स्लो होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे एक प्ले रोल अदा कर रही होती है। अब बेटा हमने क्विक चेक करना है 7.1, इसके दो क्वेश्चन है वो भी एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हैं, तो आपने इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नंबर वन क्विक चेक 7.1 है कि व्हाट रोल डज एक्टिवेशन एनर्जी प्ले इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल होता है? तो किसी हर केमिकल रिएक्शन में सारे का सारा रोल होता ही एक्टिवेशन एनर्जी का है। अगर बेटा हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी बेटा हमारे पास ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। अब रोल क्या है कि अगर किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी एनर्जी अगर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो जाती है तो वो रिएक्शन जो होगा वो जल्दी कंप्लीट होगा। अगर बेटा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की एक्टिवेशन एनर्जी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी तो रिएक्शन होगा, अगर कम होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। अब व्हाट डज एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या असरअंदाज होती है? तो आप बताएंगे कि ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी भी खास किस्म की एनर्जी होती है। उस एनर्जी को आपने काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर ये काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी तो रिएक्शन इज ए पॉसिबल, वो रिएक्शन जो होगा वो पॉसिबल है, वो रिएक्शन होगा। अगर बेटा ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू कम होगी और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन इज ए नॉट पॉसिबल, वो रिएक्शन कभी भी नहीं होगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको इसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।